सो हेलो 12th स्टैंडर्ड आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, फाइनली दोस्तों जिस चीज का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो चीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 12th स्टैंडर्ड आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, आज से आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए आर्ट स्ट्रीम भी स्टार्ट करेंगे और उसके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज से आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसको मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, आपके अपने राहुल सर। ठीक है, तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या होता है ये सारी चीज जानेंगे। वैसे तो जो पहला चैप्टर है इसकी शुरुआत हम करेंगे, तो चैप्टर काफी बड़ा होता है, तो हम एक ही बार नहीं पढ़ाएंगे, हम इसको 3 से 4 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे और ये हर चैप्टर्स का रहेगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको 4-5 लेक्चर्स लग सकते हैं, और कोई काफी छोटा चैप्टर है उसको 2-3 लेक्चर्स में हम खत्म कर देंगे। लेकिन आप लोग को मेरा साथ देना है, क्योंकि मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके लिए मैं आर्ट स्ट्रीम लेकर आया हूं। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में खुद पढ़ा रहा हूं यहां पे। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मैं यहां पे मेहनत तो करूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे दोगे आपका प्यार, साथ और सपोर्ट। तो जितना प्यार दे सकते हो उतना देना, और अपने सभी आर्ट्स के जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और जरूर से फीडबैक भी बताना कि आपके राहुल सर ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला चैप्टर है हमारे आर्ट स्ट्रीम के साइकोलॉजी का, जो कि है ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, तो साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर घुसने के पहले हम ये जानेंगे कि यार बेसिकली ये साइकोलॉजी होता क्या। ठीक है ना, सबके मन में ये सवाल काफी बार आता होगा कि भाई ये साइकोलॉजी है क्या। ठीक है ना, तो देखो साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है जो एक्चुअल में हमारे अंदर से आता है, क्योंकि देखा जाए इट इज ऑल्सो ए साइंस। साइकोलॉजी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ साइंस। अब देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ साइंस विच वी ऑलरेडी हैड डिस्कस, क्योंकि देखा जाए तो मैं आर्ट स्ट्रीम से भी बिलोंग करता हूं, मैं साइंस स्ट्रीम से भी बिलोंग करता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में किया हुआ है, इंजीनियर हूं मैं, आपको पता ही है। और मास्टर्स भी चल रहा है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, नहीं पता कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में कभी और बात कर लेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारा आज के सब्जेक्ट का, जो कि है साइकोलॉजी, तो पहले आप समझो कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ व्हाट, माइंड। स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सामने वाले से कैसा बात करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, उस बिहेवियर के पैटर्न पे आप समझ सकते हो कि उसका मूड कैसा है, वो क्या भावनाएं लेके चल रहा है। ये सारी चीज एक्चुअल में साइकोलॉजी के माध्यम से हम समझ सकते हैं और समझा जा सकता है सच में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और इस चैप्टर के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो डिसिप्लिन होता है साइकोलॉजी के अंदर, उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में घुसते जाएंगे, और आप लोग को बस साथ देना है, प्यार देना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें कि क्या क्या है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन है, साइकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में, फिर उसके साइंस के कुछ की फीचर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री क्या है उसका, कुछ रिसर्च मेथड्स उसके अंदर आए हुए हैं वो हम समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सर्वे मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, और कुछ केस स्टडी मेथड, कोरिलेशन स्टडीज, चैलेंजेस है जो साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में एज ए साइंस हेल्प किया था, कि रैशनैलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशंस एंड माइंड मैप समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम बात करेंगे। तो एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले ही मैं आपको माइंड मैप के माध्यम से कुछ ओवरव्यू दे देना चाहता हूं, ताकि आप सभी बच्चे लोग एटलीस्ट समझ पाए कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो इसके अंदर की फीचर्स होते हैं साइंस के, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी भी हम समझेंगे, उसके अंदर एक मॉडल आता है जिसका नाम है ब्यूटीफुल मॉडल। अब ये BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल जो स्पेलिंग है, इन सभी के अपने अपने वर्ड अल्फाबेट्स के मीनिंग है, वो मीनिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस क्या है रैशनैलिटी का, उसको बात करेंगे हम लोग। केस ऑफ एनाउ, उसके बारे में बात करेंगे। चैलेंजेस एज साइंस पढ़ेंगे, रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, डेफिनेशन, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूं। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, इसको समझो बच्चा, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है, क्या बोल रहा है साइकोलॉजी? इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी चीज पढ़ने भी जाते हैं, तो हमारा वहां पे साइकोलॉजी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और हमको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसा दिखता तो नहीं है, लेकिन ये है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, एक स्टडी है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, और हमारा मेंटल प्रोसेस कैसा काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आपको विभिन्न प्रकार के इंसान लोग मिलते होंगे दुनिया में, और हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है बात करने का, मेंटली प्रोसेस करने का। अगर आपने एक आदमी को ये काम दिया
और दूसरे आदमी को भी वो सेम काम दिया, तो वो दोनों इंसान अलग तरीके से वो काम को अंजाम देंगे, क्योंकि दोनों का साइकोलॉजिकल अप्रोच जो होगा वो अलग अलग होगा। इसके माइंड में कुछ प्रोसेस जो हो रही होगी वो अलग हो रही होगी, इसके माइंड में जो प्रोसेस चल रही होगी वो अलग होगी, इस इंसान का बिहेवियर अलग होगा, इस इंसान का बिहेवियर होगा। तो ये सारा चीज जो साइंस में इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका साइकोलॉजी। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड है आपका साइकोलॉजी, अगर आप देखोगे तो ये इसके अंदर दो वर्ड आ जाते हैं, साइको और लॉजी, और ये डिराइव होता है साइंसिया, ये वर्ड से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसका मतलब होता है माइंड, माइंड का साइंस। साइकोलॉजी माइंड का साइंस, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ऐसा साइंस जो दिखता तो नहीं है लेकिन एक्चुअल में है और हर इंसान के अंदर है, और शायद जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उसमें प्रेजेंट है। अब इसके अंदर तीन ब्रॉड कैटेगरीज आ जाते हैं। एक होता है आपका साइंस के अंदर तीन ब्रॉड कैटेगरी के, एक है फिजिकल साइंस है, समझ पा रहे हो आप लोग, और एक होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस, और एक होता है आपका सोशल साइंस। तो अगर आप देखोगे तो ये फिजिकल साइंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम को भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना, वहां पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो आप ये चीज समझ पाओगे कि फिजिकल साइंस में फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, जूलॉजी भी होता है, जियोलॉजी भी होता है, बहुत सारे और भी चीजें होती है। बायोलॉजिकल साइंस की मैं बात करूं जिसमें जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, फिजियोलॉजी होता है, ये सारी चीज होती है क्योंकि ये बायोलॉजिकल है। लेकिन एक होता है सोशल साइंस, इसमें क्या होता है, इसमें आता है आपका साइकोलॉजी, और साथ ही में सोशियोलॉजी आता है, और सोशियोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट होगा। और आप हमें ये भी बता सकते हो, वैसे तो ये पहला लेक्चर है, मैं पढ़ा रहा हूं साइकोलॉजी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन दो सब्जेक्ट के अलावा इकोनॉमिक्स या फिर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस में आपके कौन से सब्जेक्ट है, यानी आपको हमारे साइड से कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं, मेरी टीम आपके लिए लगा देंगे और आपके लिए काम करेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत होगा, लेकिन आपका मुझे साथ चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई सोशल साइंस की, मतलब इससे ये चीज पता चल गया कि भाई आपका जो साइकोलॉजी है ना, ये एक्चुअल में सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सोशल साइंस का एक पार्ट है। तो सोशल साइंस मतलब क्या, दैट इज द बिहेवियरल साइंस, कि हम कैसे वर्ताव करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज नथिंग बट द सोशल साइंस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आपके इस यहां तक समझने पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि भाई साइंस क्या है और साइकोलॉजी क्या है। तो हमको समझ में आया कि साइंस इज एवरीथिंग, ठीक है ना। आप पूरे ब्रह्मांड में देख लोगे तो हर जगह साइंस ही साइंस है, लेकिन हमने ये चीज पाया है कि साइकोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है ना, जो कि सोशल साइंस में आ जाता है। इसको चीज को आप ध्यान रखना है। एंड हम एक की फैक्ट के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है एक सोशल साइंस है जो क्या करता है, स्टडी करता है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में, ये फुलफिल करता है बहुत सारे कंडीशन साइंस के, लेकिन एग्जैक्टली ये कोई प्रॉपर साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स होता है या फिर कोई केमिस्ट्री होता है, लेकिन है ये एक साइंस जो कि बहुत सारी जगह पे फुलफिल करता है कंडीशंस को, बिहेवियर को स्टडी करने में, उसके माइंड को स्टडी करने में, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है यहां तक, ओके। अब आगे बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ साइंस, यानी कि ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या फीचर्स है। तो भाई साइंस तो बहुत वास्ट है, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, बॉटनी, जूलॉजी आ रहा है, बहुत सारी अलग चीज आ रही है, फिजियोलॉजी भी आ रहा है, लेकिन हमें साइकोलॉजी पढ़ना है। लेकिन ये साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, पहला अगर बात करें कुछ 6 फाउंडेशन फीचर्स है जो कि एक साइंटिफिक नॉलेज के क्या करता है, डिफाइन करता है। तो पहला हो गया उसमें एम्पेरिकल एविडेंस। ये क्या बोलता है, ये एक ऐसा एविडेंस होता है, एम्पेरिकल एविडेंस हम किसको कहेंगे, एम्पेरिकल एविडेंस हम कहेंगे एक ऐसा एविडेंस जो बेस्ड है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। नॉलेज जो होगा वो किसी और द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है या फिर किसी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वो चीज पता चला हो। जैसे मान लो कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 2 ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया और उसको कंबाइन किया तो वो वाटर बन जाता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ रहेगा, किसी ने करके देखा होगा, यानी किसी ने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया है या फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो ही उस व्यक्ति को, उस साइंटिस्ट को पता चला है कि भाई व्हेन H2 यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तो पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है ना, जो कि साइंस स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे जो एविडेंसेस होते हैं दैट इज नथिंग बट योर एम्पेरिकल एविडेंस, जो कि इसका जो नॉलेज है वो डेफिनेटली किसी और व्यक्ति द्वारा वेरीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये एक ऐसा है जिसको स्टडी किया जाता है, जो है उसके ऊपर ही स्टडी किया जा रहा है, मतलब एज दे आर एंड ऑल बायसेस वैल्यूज प्रेफरेंसेस आर सेट असाइड, यानी कि जो चीज दिख रहा है उसके ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे और जो फिनोमिनन है जैसा है वैसा ही हम उसको समझेंगे, जितने भी उसके वैल्यूज आ रहे हैं, बायसेस आ रहे हैं, जो प्रेफरेंसेस है उसको बाजू में रखते हुए, दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा है साइंटिफिक कैजुअलिटी। अब इसका मतलब क्या है,
कि फाइंडिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड ये क्या करता है, कंट्रोल वेरिएबल्स टू आइसोलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, समझो पहले क्या बोल रहा है ये हमारा साइंटिफिक कैजुअलिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होता है, मान लो एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट उसने किया तो वो उसका कॉज भी पैदा करेगा, यानी पूछेगा, सवाल पूछेगा कि भाई इससे क्या कॉजेस हो सकते हैं और इसका क्या परिणाम भी हो सकता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें बनाई हैं, आप साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन मैं एक बेसिक तौर पे अगर आपको बताऊं, जैसे मान लो कि हमने कुछ रिएक्शन किया कि भाई एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाया। अब मैं ज्यादा केमिकल का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप साइंस स्ट्रीम को पढ़ा रहे हो कि आर्ट्स स्ट्रीम को पढ़ा रहे हो। लेकिन मान लो कि एक केमिकल है, केमिकल ए और केमिकल बी, इन दोनों को रिएक्ट किया, अब वो रिएक्शन से एक नया चीज बना, लेकिन उस नए चीज से बनने से कुछ फायदा हुआ होगा, करेक्ट है, लेकिन उस नए चीज से बनने से शायद एक या दो चीज नुकसान भी हुआ रहेगा। मतलब उसके कॉजेस क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज कौन देखता है, साइंटिफिक कैजुअलिटी देखता है। और ये सारा किसके ऊपर आता है, साइंटिस्ट के ऊपर आता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आइसोलेशन में चला था। तो ये भी साइकोलॉजी का एक, मतलब साइंस का एक हिस्सा है। इसके अलावा होता है सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसीजर। इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हाइपोथेसिस करते हैं कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर जनरलाइज किया जाता है और फिर प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि ना कल एक आईपीएल का फाइनल मैच हुआ, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर आ जाते हैं, इवन जिस पे जो चैनल पे मैच आता है ना, कौन सा है वो, स्पोर्ट्स वाला चैनल, तो उस पे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पुराने क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स आ जाते हैं और एक डिस्कशन करते हैं। और वो डिस्कशन जो होता है वो क्या होता है कि भाई हाँ ये ग्राउंड ऐसा है, स्लो पिच है, इस पे पहले बैटिंग लेना फायदेमंद रहेगा कि बॉलिंग लेना फायदेमंद रहेगा। अगर 200 के आसपास स्कोर बन गया ना, तो बैटिंग वन जो किया रहेगा ना, उसने 200 खड़ा कर दिया तो भाई सामने वाली टीम हार जाएगी। अगर इतने विकेट गिर गए तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोर किया जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को हाइपोथेसिस किया गया कि उसको समझा गया कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा जो फैक्ट्स है, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि भाई पहली वाली टीम ने बैटिंग फर्स्ट की और उसने 200 मार दिया, तो सेकंड टीम वाली तो हार जाएगी। लेकिन फैक्ट ये भी है कि भाई सेकंड टीम वाली जो है ना, वो चेस करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि उसमें है चेस मास्टर विराट कोहली, है कि नहीं। तो भाई मैच जितना ही था। तो फैक्ट को कलेक्ट किया गया, इसके अलावा फिर ये सब सिचुएशन को करके जनरलाइज करके फिर प्रिडिक्शन दिया गया, प्रिडिक्ट किया गया, नहीं भाई चांसेस तो ये है कि 60% आरसीबी का पलड़ा भारी है, जीत जाएगी मैच, और 40% गुजरात के पक्ष में मैच। तो हमने ये प्रिडिक्ट किया। तो दैट इज नथिंग बट योर सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा होता है रेप्लिकेशन, ठीक है ना। एंड रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से रेप्लिका बनाना, कॉपी करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो होती है रिजल्ट्स की, ये सेम कंडीशन में रखा जाता है और एश्योर किया जाता है कि नॉलेज का वैलिडिटी हो, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और साथ में प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बेस्ड ऑन द सर्टेन फिनोमिनन जिसके बारे में भी वो चीज हो रही होगी। तो ये सारे अच्छे जो फंडामेंटल जो मैंने चीजें बताई है, ये किस बारे में है, ये साइंस के बारे में है, नॉट एग्जैक्ट द साइकोलॉजी। ये पूरे साइंस के बारे में, जो भी साइंस होते हैं उसके बारे में हमने बात की है। यहां पे समझ में आया, बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त था, सिंपल था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा सेकंड टॉपिक, और एक और टॉपिक जो मैं आज पढ़ाना चाहता हूं, जो कि है आपके लिए बहुत जरूरी, क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस। क्योंकि क्या होता है कि जब साइंस के तौर पे साइकोलॉजी को माना गया, क्योंकि साइकोलॉजी तो डे वन से था ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते गए तो दिखाई दिया कि भाई पानी ऐसे बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। लेकिन जो साइकोलॉजी था, ये तो दिमाग में होता है ना, ये तो बिहेवियर होता है ना, स्टडी ऑफ माइंड है ना। तो ये चीज समझा कब, ये तो था पहले से ही। मतलब देखा जाए कि आपका जो साइकोलॉजी है एज ए साइंस, ये बहुत पहले से ही आ गया था, लेकिन इसको लोग समझना कब शुरू किए, एक टाइम तक। और उसी चीज को हम लोग हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, दैट इज एंशियंट ग्रीक, ठीक है ना। एंशियंट ग्रीक के हिसाब से बात करें तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ये फिलॉसफी जो है ना, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन तक कैसे जा रहा है, वो हमने यहां पे बताने की कोशिश की है। तो एंशियंट ग्रीक क्या बोलता है कि साइकोलॉजी ओरिजिनेट्स एज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो आपको पता है एक फिलॉसफी भी एक सब्जेक्ट होता है, शायद आर्ट्स के लोग लेते हैं कि नहीं पता नहीं, फिलॉसफी होता है। अब फिलॉसफी में क्या होता है ना, स्टेटमेंट्स होते हैं। फिलॉसफी इज नथिंग बट व्हाट, स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। इसमें चीजें होती है, वाद संवाद होता है, बोलना होता है। तो ये जो साइकोलॉजी है एंशिएंट ग्रीक के हिसाब से, कि भाई साइकोलॉजी जो है इट इज नथिंग बट अ फिलॉसफी, ठीक है। साइकोलॉजी इज नथिंग बट व्हाट, फिलॉसफी, ठीक है ना। और
इसमें क्या होता है ना कि ये 1870s के टाइम पे ही आ गया था। ये जो एंशियंट ग्रीक है ना, ये कब आ गया था? 1870s के टाइम पे ही ये चीज को समझ लिया गया था। और यहां पे क्या हो गया था कि एंशियंट ग्रीक के टाइम पे ही साइकोलॉजी जो है ना वो डायरेक्टली मर्ज तो नहीं हुआ था यहां पे, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट साइंस के हिसाब से बात करते हैं, ना कि किसी मर्जर के द्वारा, ठीक है ना। फिर 1879 में क्या था? विल्हेम वुंड, इन्होंने एस्टैब्लिश किया वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी। देखो यहां पे समझो इसको कि विलियम वुंड नाम के व्यक्ति थे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? सॉरी साइंटिस्ट बोल रहा हूं, देखो बार बार साइंस पढ़ाने क्या था, साइंटिस्ट बोलता हूं। ये थे जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या नाम था? क्या नाम था याद रखना, विल्हेम वुंड, ठीक है ना। तो उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिक, जो कि जर्मनी में है, यहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और इन्होंने एक ऑफिशियल स्टार्ट किया था साइकोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे, क्योंकि क्या हो रहा है इसके पहले लोग को पता तो था ये बिहेवियर है, ये माइंड में है, स्टडी ऑफ माइंड है, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, एक टर्म, एक अलग साइंस के तौर पे देखना, एक अलग तरीके से पढ़ना, ये 1870s में शुरू कर दिया गया था एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा। और फिर जाके जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहला लैबोरेटरी बनाया कि भाई यहां पे हम ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, यहां पे कुछ चीजों को स्टडी किया जाएगा, अलग से एक पहचान मिलेगी, साइकोलॉजी को एक अलग पहचान मिलेगी, ठीक है ना, एक अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन इसको कहा जाएगा। तो यहां पे ये 1879 में किसके द्वारा? विल्हेम वुंड द्वारा एस्टैब्लिश किया था, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे लेट 1800 आया, मतलब 18वीं सेंचुरी जो है, 1800 सेंचुरी जो है वो शुरू हो रही थी, उसके एंड टू एंड फंक्शनलिज्म एडवोकेटेड बाय विलियम जेम्स, ठीक है, जो कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि हु वाज द फादर ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी, तो आपको नाम याद रखना है, क्या नाम रखना है? विलियम जेम्स, ठीक है। और अगेन जब भी मैं पढ़ाता हूं आप अपने साथ अपना टेक्स्ट बुक रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैंने शॉर्टकट में लिखी हुई है, बस आप टेक्स्ट बुक भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है यहां पे? ठीक है, किसकी बात हो रही है यहां पे? विलियम जेम्स की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जो है यहां पे कहा जाता है, करेक्ट है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने। और इन्होंने ना कॉन्शियसनेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। कॉन्शियसनेस मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे दो स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो जब हम होशो हवास में होते हैं और जो चीजें सोचते हैं, दैट इज नथिंग बट योर कॉन्शियसनेस। और एक होता है कि जब हम सो जाते हैं या फिर गहरी सोच में पड़ जाते हैं, दैट इज द, एक होता है सबकॉन्शियसनेस, एक होता है अनकॉन्शियसनेस, मतलब आप बेहोश हो, आप सोए हो, दैट इज अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तो ये क्या करते थे, इन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। इसके अलावा साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी मेंटेन था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भाई आया कहां से साइकोलॉजी, फिलोसॉफी से ही आया, लेकिन अलग पहचान 1879 में इनको दी गई, क्योंकि भाई दी तो नहीं गई, लेकिन मतलब देखा जाए तो अलग तरीके से लैबोरेटरी शुरू किया गया, ठीक है ना। तो एक अलग से इंडिपेंडेंट साइंस नहीं था, कब तक? ये 1870 तक, 1870 तक अलग से एक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे मैंने बोला कि यहां पे पहला लैबोरेटरी शुरू हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़े साइकोलॉजी को भी क्या करने लगे वो लोग, एक अलग से पहचान देने लगे। और एक एमरजेंस आया, एक राइज हुआ किसका? स्ट्रक्चरलिज्म का। और ये विलियम वुंड और एडवर्ड जो बिट टिचनर थे, उन्होंने यहां पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो शुरू कर दिया गया था। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये चीज शुरू की थी, ठीक है, याद रखना। और ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड था ना, ये क्या करने के लिए किया था पता है? टू स्टडी द कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना, जो कि सेंसेशन और परसेप्शन के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर? याद रखना, किसके ऊपर बेस्ड था? सेंसेशन और परसेप्शन। अब देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, सेंसेशन और परसेप्शन। देखो सेंसेशन एक ऐसा चीज है जो हम फील कर सकते हैं, सेंस होता है। जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना कि हम लोग बैठे रहते हैं और हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरा सिक्स सेंस कह रहा है ऐसा होगा, करेक्ट है, मेरा ये सेंस कह रहा है ऐसा होगा, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और सच में कभी कभी हो भी जाता है वो चीज और नहीं भी होता है, क्योंकि वो हमारा सेंसेशन है, हमेशा राइट भी नहीं हो सकता, हमेशा रॉन्ग भी नहीं हो सकता। और दूसरा चीज होता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हमारी सोच, हमारी राय क्या है। जैसे मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन कि भाई आरसीबी विल विन द मैच, एंड कोई बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन जीटी विल विन द मैच। अब दोनों का परसेप्शन अलग है, क्योंकि भाई मेरे नजर में हो सकता है कि आरसीबी एक बेहतर टीम है क्योंकि भाई बैटिंग मजबूत, बॉलिंग मजबूत। कोई बोलेगा जीटी मजबूत टीम है क्योंकि भाई उसकी बॉलिंग ही खतरनाक है और बैटिंग में टॉप 3 चल गए तो चल गए, ऐसा चीज है। तो सबका परसेप्शन, सबका सोच अलग अलग होता है। यहां पे ये चीज बताने की कोशिश की थी एमर्जेंस ऑफ किसके अंदर? स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। फिर एक और चीज आया 1895 में, ठीक है, 1895 में, करेक्ट है।
1995, ठीक है, याद रखना। हाँ, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो साइको एनालिसिस किया जा रहा है सिगमंड फ्रूइड द्वारा, जो कि अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर था, जो कि एना ओ के ऊपर बेस था, ये चीज शुरू की गई थी, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो धीरे धीरे करके शुरू की गई थी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बिहेवियरलिज्म आया, जिसमें 20th सेंचुरी में अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन बी वॉटसन, ठीक है ना, इनको एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट आया कि भाई बिहेवियरिज्म के ऊपर एक स्कूल शुरू किया जाएगा, समझ रहे हो, बिहेवियर पैटर्न के ऊपर स्टडी करने के लिए। लेकिन बिहेवियरिज्म रिजेक्टेड बोथ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट एंड अनकॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो चल रहा था, उन दोनों को चीजों को रिजेक्ट करके एक ज्यादा साइंटिफिक डिसिप्लिन, इसको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी जो चीज हम देख सकते हैं। अगर मान लो कोई आपसे हाथ मिला रहा है, हंस के बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा आदमी है। लेकिन पहली मुलाकात में अगर आपको कोई देखे ना, बात तक ना करे, देख के निकल जाए गुस्से में देख के, तो आप क्या सोचोगे, खराब आदमी है। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो होता है, उसके हिसाब से हमारा साइकोलॉजी भी काम करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके है, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पे बता चुके हैं, जो कि है बिहेवियरिज्म में, ठीक है। तो इट इज रिजेक्टेड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि ओनली फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर द्वारा, और ये साइकोलॉजी को और ज्यादा साइंटिफिक यहां पे बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिज्म, जो कि आया 1950-60 के आसपास। तो ये ह्यूमैनिज्म क्या होता है, ठीक है ना। इसके की फीचर को कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो, याद रखना। इसमें कौन से, जॉन बी वाटसन, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जब आप याद करोगे चीजों को तो यह याद रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, इन्होंने साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म को दोनों को ही रिजेक्ट किया, और स्ट्रेस पावर ऑफ फ्री विल, यानी कि फ्री विल, अपने जो विल के हिसाब से आना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, इसके हिसाब से जो चीजें आना चाहिए उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। इसकी बात हो रही है, ह्यूमैनिज्म की बात हो रही है कि भाई कुछ लोग होते हैं सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया साइकोलॉजी का। एंड एक और लास्ट में आया, दैट इज कॉग्निटिविज्म। क्या बोलते हैं इसको, कॉग्निटिविज्म, जो कि 1950-60 के दशक में आपको देखने मिला था, दैट इज ओल्ड्रिक नेजर, जो कि फाउंडर थे, उनके द्वारा। और इन्होंने स्टडी क्या किया, स्टडीड हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, मेमोरी के बारे में, डिसीजन की मेमोरी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज नहीं पता, आप धीरे धीरे करके स्टडी करोगे, अगर आप हायर साइकोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है ना, जो कि हमने पढ़ाई किया है, तो साइकोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे मेमोरीज की जब पॉइंट ऑफ बात करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें आती है, इसमें आ जाता है आपका एसटीएम आ जाता है, एलटीएम आ जाता है, एसएम आ जाता है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शायद आपने ये वर्ड सुना होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एक पिक्चर था गजनी, उसमें था कि वो इंसान बार बार भूल जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में हमारे माइंड में होता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे कुछ चीजें हम देखते हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पीछे बैठे और जा रहे हैं, और हमारे माइंड से हम लोग ने उसको एक नजर से देखा, वो नजर से देखा, वो चला गया, उसके बाद दूसरा चीज आ गया, तीसरा चीज आ गया, लेकिन वो चीज हमारे माइंड में गई, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो चीजें गई। लेकिन जब हम वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हैं कि भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन हम स्टोर कहां करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो कि ज्यादा समय तक स्टोर होता है। और इसके लिए हम दिन में कम से कम हजारों चीज देखते होंगे, लेकिन याद सिर्फ 5-10 चीजें ही होती है, क्योंकि हम उसको याद रखना चाहते हैं। एंड साइकोलॉजी भी ऐसे ही काम करता है। तो कॉग्निटिव जो प्रोसेस है आपका, जो कि मेमोरी, डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, लैंग्वेज होता है, इंटेलिजेंस होता है, जिसमें एमआरआई, पीटी स्कैन सब आ जाता है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हमें जनरल तौर पे जो है वो देखने मिल जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये थे आपके टोटल हिस्टोरिकल अप्रोच हम बोल सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस की, किस तरीके से लिया गया, कौन से दशक में कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या चीजें कही, किस पे जोर दिया, किस पे नहीं दिया, एक अलग से साइकोलॉजी डिसिप्लिन कैसे एस्टैब्लिश हुआ, ये सारा चीज हमने यहां पे आप लोग को पढ़ाने की कोशिश की है आज के इस लेक्चर में। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं ये पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और भी कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशंस है, आप जरूर से हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और ये पहली बार है जब मैं आर्ट स्ट्रीम को पढ़ा रहा हूं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, कुछ नई शुरुआत है, तो जरूर से आप लोग प्यार देना, सपोर्ट देना, हम आपके साथ ऐसे ही देते रहेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल मेथड आए, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के हिसाब से और भी चीजें हैं, जैसे सर्वे मेथड से उसके अंदर आ जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड से, केस स्टडी मेथड से, ये सारा चीज एक एक करके देखेंगे। तो आज पहला लेक्चर था, इसको स्टॉप करते हैं, फिर अगला लेक्चर नंबर 2 आएगा, लेक्चर नंबर 3 आएगा, और बहुत जल्दी ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग हमारा साथ देना, प्यार देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो अच्छा कॉमेंट्स कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने सभी
आर्ट स्ट्रीम के फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करना। बोलना यार आपके राहुल सर जेआर कॉलेज पे लेकर आ गए हैं एक बेहतरीन सीरीज जिसमें पूरा साइकोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आएंगे। तो बस साथ देते रहना, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।